जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है एटीवी न्यूज चैनल में, भारत का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। आज छत्तीसगढ़ की बात में हमारे साथ मेहमान के रूप में भारतीय जनता पार्टी से जयप्रकाश यादव जी हैं, कांग्रेस पार्टी सभी को से नमस्कार। श्रुति शुक्ला जी हैं, आम आदमी पार्टी से संजीत विश्वकर्मा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हसन राजा जी जगदलपुर से हैं। आप सभी सभी को प्रणाम करता साथियों हूँ। का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में हम सीधे बात करेंगे कि आज से 2-3 दिन पहले छत्तीसगढ़ राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन हुआ था। जवानों के उत्साहवर्धन के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि 31 मार्च 2026 तक के छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। और इन सब बातों के साथ में छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का तमगा भी मिला, जो कि भारत देश में अब 8वां राज्य बन गया है कि अब वो राष्ट्रपति का अपना एक बैच लगाएगा अपने वर्दी में। इन सभी चीजों के लिए पहले तो छत्तीसगढ़ पुलिस को बहुत बहुत बधाइयां, जो उन्होंने अच्छे कार्य किए उनके लिए उनको बधाइयां और पूरी टीम को बधाइयां। लेकिन इन सब बातों के साथ में कुछ महत्वपूर्ण बातें रह जाती हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन छत्तीसगढ़ में किस रूप में और कैसे देखा जाए, उनकी जो प्रतिज्ञा है उसको कैसे देखा जाए। जवानों का मनोबल ऊंचा करने की बात की जाती है, लेकिन जवानों को जो मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती उसको कैसे देखा जाए। इन सब बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और आप सभी तक के एक वीडियो मैंने पहुंचवा दिया है, आप सभी साथियों तक पहुंचा हुआ है, आपने तो वो भी देखा होगा, तो उस पर भी इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करते हैं जो कि अभी वर्तमान में सत्ता में बैठी हुई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ही सीधे शुरू करते हैं। जी यादव जी, आप बताएं कि क्या है और क्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी आगे। सभी को जय श्री राम। देखिए, सबसे पहली बात तो जो छत्तीसगढ़ में पुलिस को राष्ट्रपति का तमगा मिला है, उसके लिए जो आपने बधाई दी है, उस बधाई को हम स्वीकार करते हैं। और इसके साथ में अमित शाह जी पूरे देश में पहले ऐसे गृह मंत्री बने हैं जो नक्सली कमांडर हिड़मा के गांव में जाकर के जिन्होंने हुंकार भरी है और नक्सलियों को सीधे ललकारा है और डेडलाइन दिया है उन्होंने कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सहित देश भर से नक्सलवाद का सफाया करेंगे। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ से, देश भर से। मैं आपको जो बात कह रहा हूं वो पूरे देश की कर रहा हूं। और 24 घंटे अमित शाह जी ने, भारत देश के गृह मंत्री जी ने बस्तर में बिताए हैं और जो नक्सली हैं उनको सीधे या तो छत्तीसगढ़ की समर्पण नीति में समर्पण करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो समर्पण नीति है, जो विष्णुदेव साय जी की सरकार है, सुशासन की सरकार, उसमें बहुत अच्छी समर्पण नीति बनी है। उस नीति के तहत नक्सली या तो समर्पण करे या तो हमारे जो जवान हैं वो अगर ये हिंसा करेंगे नक्सली तो सीधे उनको जो है मार गिराएंगे। इस प्रकार की जो बेबाक बात जो गृह मंत्री जी ने कही है, इससे कहीं ना कहीं जो हमारे सेना के जवान हैं और जो सिपाही जो उसमें मौजूद है, तैनात है, उनके मंसूबे बढ़े हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। किसी कार में उसको लेकर के उनका प्रेम, कोचरी, कांदा, तिकुर, ये सब चीजें जो है ग्रामीणों द्वारा दी गई है। जी नहीं जी, मैं अभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के पास भी आता हूं। जी श्रुति मैडम, आपका क्या कहना है इस बारे में, जो इन्होंने अभी कहा उस पे आपके क्या विचार है, आपकी पार्टी के क्या विचार हैं? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा
और उज्जवल जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई जयप्रकाश जी जो कह रहे थे कि आपने मतलब इनको बधाई दिया, ये ठीक है, नक्सलवाद को लेकर के और हमारे पुलिस प्रशासन की जो भी उपलब्धि है जिससे उन्हें राष्ट्रपति का जो तमगा हासिल हुआ है उस चीज के लिए आपने उन्हें बधाई दिया। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, तो उस चीज के लिए माननीय जयप्रकाश यादव जी ने आपको धन्यवाद कहा। मैं पहला सवाल तो अपने बड़े भाई जयप्रकाश यादव जी से पूछना चाहूंगी कि भाई देखिए, ये जो धन्यवाद धन्यवाद है ना, ये हमारे पुलिस प्रशासन के लोग और पुलिस जवान कहेंगे ना, तो उज्जवल जी ये सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये उपलब्धि किसी सरकार की नहीं है, ये उपलब्धि उन पुलिस जवानों की है जो अपने जान की बलि दे करके आज इस तमगे को हासिल करेंगे, है ना। और ये एक बात मैं जवानों के आपको बताना सम्मान में ही चाहूंगी, हमने अगर धन्यवाद दिया है मैडम। नक्सलवाद जी जी मैडम, मैं आपसे जी कहना जी चाहता जी हूँ कि ये जयप्रकाश जी, राष्ट्रपति का जो सम्मान मिला है जवानों के शहादत, जो उनका शहादत है उसी का नमन करते हुए हमने उनको जो है कहा है। जी आप आगे कहिए। जी जयप्रकाश जी, इसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि देखिए, अगर बात होती है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे की, ठीक है, अमित शाह जी ने अगर घोर मतलब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाकर के जवानों से उन्होंने मिला, बहुत अच्छी बात है कि जवानों का जो है मतलब एक उत्साह उनमें बढ़ा होगा, एक जोश का संचार उनमें हुआ होगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ राजनीति साधने के लिए एक दिन उस प्रभावित इलाके का दौरा करके आ जाना और परमानेंट उस जगह में रह करके उन लोगों की आप बीती, तो वो लोग स्वयं जानते हैं उज्जवल जी। मैं आपको बताना चाहूंगी, आज जो है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नक्सलवाद की स्थिति के बारे में मैं आपको एक बात एकदम स्पष्ट और तथ्यात्मक बात बताऊंगी इस चैनल के माध्यम से कि देखिए उज्जवल जी, आज जो है भाजपा सरकार में नक्सली उन्मूलन के नाम पर आदिवासी जो बच्चे हैं ना, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। और ये आजकल की ही घटना है कि एक मतलब बच्ची का पिता जो है अपनी बच्ची को उन गोली से बचाने के लिए दौड़ रहा था, तो उस पिता के ऊपर जो है वो गोली लग गई। तो इस तरीके की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नक्सलवाद को लेकर के। ये नक्सलवाद खात्मे की बात करते हैं, अरे नक्सलवाद खात्मा तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन क्या हकीकत में जमीनी स्तर पर ये चीज है? कहीं ऐसा तो नहीं उज्जवल जी कि नक्सलवाद खात्मे के नाम पर मतलब जो उस एरिया के जो गरीब आदिवासी हैं उन पर प्रताड़ना हो रही है, उन महिलाओं, उन बच्चों, उन पुरुषों के ऊपर प्रताड़ना हो रही है, वो कहीं किसी मतलब प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, कुछ समय पहले की बात है, लगभग अक्टूबर लास्ट वीक की बात मैं आपको बताऊंगी, दिवाली के पहले की, जब नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट के तहत चलिए इनका डिस्कनेक्शन हो गया है। मैं तो जयप्रकाश जी, मैडम आती है, उसके बाद बीजापुर की घटना मैं मैं आपको उनकी बताऊंगी। आ गई एक मिनट जयप्रकाश जी, उसके बाद मैं बीजापुर की घटना आपको बताऊंगी, जहां पर कांग्रेस पार्टी से एक पुरुष सरपंच रहे आदिवासी व्यक्ति की मतलब पुरुष की मौत हो गई थी। तो इस प्रकार की जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर है, मैं इस चैनल के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से बस यही कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी सरकारों को कि वाकई में अगर मतलब छत्तीसगढ़ में आप नक्सलवाद का खात्मा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे जवानों को बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था के इंतजामात उनके लिए किए जाए। आज उनके पास जो बुलेट प्रूफ है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट है, वो भी उनके पास मतलब जो बुलेट प्रूफ जो जैकेट उनको जो दिया गया है ना, वो भी कोई जैकेट मतलब सही नहीं है, मतलब प्योरिटी उस जैकेट में नहीं है। तो आप समझते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट मतलब कितनी बड़ी बात है, वो जवानों की जान बचाने का काम करेगी, लेकिन वो भी मतलब एक आर्टिफिशियल जैकेट के रूप में काम कर रहा है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर जवानों को व्यवस्था दी जाए तो वो व्यवस्था चरमराई हुई ना हो, व्यवस्था व्यवस्थित हो, क्योंकि जवान जो है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जो हम सबकी रक्षा करने के लिए रात दिन सीमा पे तैनात रहते हैं। से दौड़ रही है जी नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है मैडम, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो है वो क्या बुलेट प्रूफ जैकेट देके जो गई थी, वो जैकेट मतलब भाजपा ने हटा दी? नहीं, भाजपा ने भी नहीं हटाई, और वो जैकेट कांग्रेस के समय ही खरीदी गई थी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वो जो जैकेट की खरीदी की गई थी, बुलेट प्रूफ जैकेट जो खराब क्वालिटी के थे, वो कांग्रेस सरकार के समय खरीदी की गई थी। उज्जवल जी, तो अगर भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद खात्मे की बात करती है तो उस व्यवस्था मैं वो नहीं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, जवानों की आपने अगर सवाल खड़ा किया है तो उत्तर सुनिए मोहतरमा। जवान अपने जान की बाजी लगाकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हमारे राज्य की, हमारे देश की सेवा कर रहे हैं,
अगर उनकी जी। जान से अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो उसके लिए सत्ता सरकार में कोई भी सभी बैठे, को हर एक 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 व्यक्ति मिनट का जो जिम्मेदार है। पहले उत्तर दे मेरा दिया जाए। बिल्कुल हाँ, उसकी देखिए, ये जिम्मेदारी तो संवेदनशील किसी न विषय किसी को है, लेनी पड़ेगी। ये नक्सलवाद लेकिन कोई संवेदनशील जिम्मेदारी विषय, लेना इस पे नहीं राजनीति चाहता। नहीं होनी सर, चाहिए। अमित शाह जी नहीं, के ऊपर आप आरोप बिल्कुल लगा रहे हैं प्रकाश राजनीति जी, का, आप खुद राजनीति कर रही हैं इस यही बात डिबेट आप के लोगों को माध्यम से। समझना है इस पे- कि इतने इस पे संवेदनशील राजनीति मुद्दे और पे कब किस राजनीति पर करना गोली चली और चाहिए, मैं कौन आपके यही पास बात आता अंदर हूँ में कि बात कर आपको रहे हैं सारी आप। बातें सुनने के बाद निष्कर्ष देना है। हसन राजा भी आपको सारी बातें सुनने के बाद निष्कर्ष देना है। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं हमारे साथ में, संजीव विश्वकर्मा जी। अमित सर, शाह जी ने संजीव जवानों विश्वकर्मा का जी हौसला बुलंद किया है। जी नहीं, संजीत विश्वकर्मा जी की बात सुन लेते हैं पहले। संजीत विश्वकर्मा जी इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, फिर पूरा निचोड़ हसन राजा जी बताएंगे क्योंकि वो वहाँ के लोकल हैं। जी जी संजीत भैया बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो एटीवी न्यूज को मैं इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने जवानों से जुड़ी जो इतनी गंभीर समस्या को अपने चैनल के माध्यम से जनता के सामने लाने का प्रयास किया है। ये कोई आसान कार्य नहीं था। अब चूंकि इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है या फिर इसकी बात ना करें हम लोग, सीधे जवानों की बात होनी चाहिए थी इस विषय पर। जवानों की सुरक्षा, लाइफ जैकेट जिसको बोले, बुलेट प्रूफ जैकेट जिसको बोला जाता है, जवानों की सुरक्षा को लेकर, उनके खान पान को लेकर, उनके रहने की व्यवस्था को लेकर अगर इस पे चर्चा हो रही है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। अगर देश के गृह मंत्री 24 घंटे जगदलपुर में बिताकर गए हैं तो वो कहां बिताकर गए हैं? जवानों के बीच रहकर गए कि जवानों के उसी बाथरूम में, उसी शौचालय का उन्होंने उपयोग किया जिसे अभी टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया? जी संजय जी, समस्या यहाँ ये नहीं है जो आपने बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। समस्या यहाँ पर ये खड़ी होती है कि एटीवी से पहले कितने चैनलों ने आवाज उठाई है। पहला तो ये सवाल है आपसे कि क्या ये आवाज उठाई जानी चाहिए थी या नहीं, और जो मैं इस विषय पे मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अभी आगे अभी रहा है इसको लेकर के क्या कहेंगे कि दीवान साहब ने उठाई, क्योंकि दीवान साहब का शो है उज्जवल दीवान के साथ छत्तीसगढ़ की बात, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं उज्जवल दीवान जी के इस साहस को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि देखिए जवानों से जुड़ी कोई बातें या कैंप से जुड़ी कोई बातें अगर हम जवानों के विषय पर कहीं लाते हैं तो उसके लिए भी हमको बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले एक जवान का जो खाने का वीडियो आपने देखा होगा, तो उस जवान पर आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला बोलकर उसे सस्पेंड किया गया, उसे कोर्ट मार्शल कर दिया गया उसका। लेकिन अगर जवानों के लिए पत्रकार भी खड़े न रहे, आम जनता भी ना खड़ी रहे, जो जवान हमारे लिए शहादत दे रहे हैं, जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमें सुरक्षा दे रहे हैं, तो उन जवानों का क्या दोष? जो राज्य सरकारें हैं, जो केंद्र सरकारें हैं, वो क्या उन जवानों की जान को खरीद रखा है उन्होंने? किसी की जान इतनी फ्री में नहीं आई हुई है। जो जवान देश के लिए लड़ रहा है, जो समाज के लिए लड़ रहा है, उसकी सुरक्षा को लेकर, उसकी व्यवस्था को लेकर इतनी बड़ी चूक कैसे? अब आज इस मीडिया के माध्यम से जो बात आज जनता के बीच जा रही है, सबसे मैं वहीं पर आ रहा था कि अमित शाह जी जो 24 घंटे जगदलपुर में रहकर आए हैं, तो जगदलपुर में रहकर क्या उस जवानों की उस व्यवस्था को कभी उन्होंने जानने की कोशिश की? बात यहां पर यह है कि यहां पर राजनीति नहीं हो रही, जवानों की व्यवस्था को लेकर क्या इस पर चर्चा हुई? जवानों से मिल लिया आपने, हाथ मिला लिया, जवान वहां पर अच्छे से ड्रेसअप करके आ गए, आपसे मिल लिए तो आपको लग रहा सारा कुछ ठीक है। वो जवान किस हालत में, किन परिस्थितियों में वहां ड्यूटी करते हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब रही बात की आप अभी तो पहले आप ढोल पीटते थे कि यहाँ राज्य शासन हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। अब तो आपके राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, और एक आप लोग हमेशा ये ढोल पीटते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन आपको मैं बताना चाहता हूं कि डबल इंजन उसी जगह उपयोग होता है जहां पे दो इंजन खराब इंजनों को जोड़ के धक्का मारने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है पूरी तरह से फेल है। जवानों के विषय में राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उनकी सुविधा में क्या बेहतर हो सकता है। और एटीवी न्यूज चैनल को मैं फिर से सैल्यूट करता हूं इस विषय के लिए कि आपने जवानों से जुड़ी इतने गंभीर मुद्दे को, गंभीर विषय को जनता के सामने लाया, और जल्द से जल्द इसमें राज्य सरकार जो है ध्यान देकर इनके रहन सहन, उनके खान पान, उनके ब्लूट प्रूफ जैकेट और सारी सुविधाओं पर ध्यान दे। क्योंकि एक जवान से 100 जो आम नागरिक हैं वो सुरक्षित है, ये मान के चलिए आप। उन जवानों के बगैर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रह पाना भी आसान नहीं होता अगर जवान दिन रात वहां ड्यूटी ना करते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस विषय पर राजनीति शब्द जैसा या मुद्दे जैसा शब्द उपयोग करके इसे बेकार ना करें आप लोग। उस जवानों के लिए क्या बेहतर हो सकती है, क्या ये सरकारें कर सकती है, उसको करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं,
मैं तो हमारे यादव जी से भी इस विषय पे मैं अंतिम में उनका निर्णय जानना चाहूंगा। हमारे साथ में जो कि जगदलपुर के स्थानीय हसन रजा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस मामले में कि जो बैलिस्टिक जैकेट है उसका निर्माण शायद सरकार में, आपने बड़ी बेचैनी हो जाती है, आपको बड़ी बेचैनी हो जाती है। मैंने फिर से कहा कि इस पे राजनीति ना करें। आऊंगा, मतलब इस पे हमको राजनीति नहीं करना, हमको राज्य के अच्छे के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा मेन मुद्दा ये है, हमारा मकसद ये है कि हम लोगों की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे डिबेट का मकसद ही यही रहता है कि सुधार कैसे हो। हमको पक्ष विपक्ष का मुद्दा इसलिए जानना जरूरी है कि दोनों पार्टियां शासन में रही है, दोनों पार्टियां सरकार चलाई हुई है, और अब जनता की हित के लिए कौन सोचेगा। पहले तो चलिए एक तरफ से मेरी छोटी सी बात रह गई है दीवान जी, पर्याप्त मौका मिला था जी। दीवान जी छोटी सी बात रह गई है मेरी, क्योंकि इसके पहले भी 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में शासन किया है, ठीक है। पूरा का पूरा 2 साल 5 साल पे डाल देते हो, फिर उसके बाद आपको दोबारा मौका मिल गया, केंद्र में आपकी सत्ता लगातार बरकरार है। आपको अगर राज्य शासन अगर आपको मदद नहीं कर रही है, सहयोग नहीं कर रही है, तो ये एक बहाना है मात्र। आपने काम नहीं किया, आप अपनी गलतियों को छुपाने का बहाना किसी शासन पर डालते हैं। रही बात कि अगर कांग्रेस शासन ने काम नहीं किया, उन्होंने अगर काम नहीं किया, तो आपने क्यों नहीं जनता के सामने लाया इन चीजों को? आपको लाना चाहिए था कि कांग्रेस से काम नहीं कर रही। हसन रजा जी, और चूंकि समय कम है तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो स्थानीय साथी हैं हसन रजा जी, वो भी बात रखना चाहते हैं, उनसे भी सुन लेते हैं हम इस मुद्दे पे। अब मैं आऊंगा क्योंकि मेरी लड़ाई तो बहुत पहले से चली आ रही है। हसन रजा भी आप बताइए, आप पिछले कई सालों से जगदलपुर क्षेत्र में और बस्तर क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने कई बड़े नक्सलियों के इंटरव्यू भी लिए, उनके क्षेत्रों में भी गए, बहुत सारी जगहों पे आपने जाके काम भी किया, जवानों के साथ भी आप रहे, उनके साथ भी कई बार जंगल के अंदर गए। आप लोकल लोगों को क्या परेशानियां होती है, जवानों को क्या परेशानियां होती है, और ऐसा क्या हो कि सुधार हो, लोगों को तकलीफें ना हो। क्योंकि देखिए अंदर की बात बाहर नहीं आ पाती है, पुलिस अपना पक्ष बताती है, ग्रामीण अपना पक्ष बताते हैं, लेकिन आप तो दोनों पक्षों में सामंजस्य बैठाने का काम करते हैं। तो आपका क्या विचार है इस पे और क्या सुधार किया जा सकता है? जी बिल्कुल उज्ज्वल जी, सबसे पहले पैनलिस्ट बैठे सभी साथियों को मेरा प्रणाम है। मैं 25 साल से पत्रकारिता बस्तर क्षेत्र में कर रहा हूँ। देखिए, ये अमित शाह जी का बस्तर दौरा था और हमारे राज्य गृह मंत्री जी ने भी कहा, अमित शाह जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा कि 15 तारीख को नक्सलवाद अंतिम सांस लेगा, और अमित शाह जी ने भी कहा कि नक्सलवाद अब बस्तर में अंतिम सांस लेगा। सबसे पहले आप लोगों को तो मैं ये बता दूं कि अमित शाह जी ने ये पहली बार नहीं कहा, इससे पहले आपने 3 बार पहले भी कहा। जब पूर्व में रमन सिंह जी की सरकार थी तब भी अमित शाह जी ने कहा था, फिर भूपेश बघेल जी की सरकार आई तब भी कहा था, और 4थी बार अमित शाह जी ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद अंतिम सांस लेगा। अब विषय ये है, मैं राजनीतिक विषयों पर इस पर नहीं जाऊंगा और उसकी कड़ी नहीं जोड़ूंगा। इसमें मुख्य बिंदु ये है कि बस्तर में नक्सलवाद का खात्मा कैसे होगा। अब देखिए, सबसे पहले बस्तर जो है 4 से 5 ऐसे राज्यों से जुड़ा हुआ है जहाँ की सीमाएं बिल्कुल कमजोर है, सीमाएं सील नहीं है। आप बस्तर पर नक्सली हमला होता है, जब फोर्स या पुलिस बस्तर पर हमला करती है तो दूसरी सीमाओं से नक्सली बाहर निकल जाते हैं। नक्सलवाद को खत्म करने के सबसे पहले आपको सीमाओं को सील करना पड़ेगा। दूसरा, नक्सलवाद खात्मे का हल सिर्फ और सिर्फ बंदूक और गोली से नहीं निकल सकता, उसके लिए आपको आपसी वार्ता का रास्ता भी चुनना पड़ेगा। मैं बीच में एक वीडियो देख रहा था, मैं स्थिति देख रहा था कितनी दयनीय स्थिति। आप चाहते हैं नक्सलवाद खत्म हो, हमारे जवानों से उम्मीद रखते हैं कि नक्सलवाद का खात्मा करें, जब तक जवानों को उनके हक का वो सुख सुविधा नहीं मिलेगा वो कैसे इस लड़ाई को पूरी लड़ेंगे, आप बताइए मेरे को। नक्सलवाद खत्म करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है बस्तर के दूरस्थ अंदरूनी क्षेत्रों में जहां मैं खुद दौरा करता हूं, शिक्षा को बढ़ावा देना, विकास कार्य करना। विकास कार्य और शिक्षा नक्सलवाद के कमर को तोड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी क्षेत्रों में विकास कार्यों में और शिक्षा में हम पिछड़े हुए हैं। देश का 63% आबादी युवा है, बस्तर में युवाओं की बड़ी आबादी है। सबसे पहले युवाओं को एकत्रित करके उनके अंदर ये बात डालना, नक्सलवाद के खिलाफ उनको बताना समझाना कि नक्सलवाद क्या है, इस ओर कदम नहीं बढ़ेगी सरकार तो कैसे नक्सलवाद खत्म होगा। पूर्व सरकार भूपेश बघेल जी ने कई योजनाएं चलाई, पुलिस के माध्यम से ग्रामीणों के बीच में एक समन्वय कायम हुआ, वो काम अभी बंद है। अगर अमित शाह जी ये बोलते हैं नक्सलवाद अंतिम सांस लेगा, 4 दौरे मास से नक्सलवाद बंद नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक बड़ी नीति का इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको उन लोगों को अपने साथ लेना पड़ेगा। सत्ता राजनीति से ऊपर उठकर उन सभी को साथ लेना पड़ेगा जो नक्सलवाद मामले में जानकार लोग हैं, तभी नक्सलवाद खत्म हो पाएगा। जी बिल्कुल सर, अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जवानों की सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे पे आता हूं। देखिए, हर सरकार चाहती है कि अच्छा काम हो, जनता के लिए भी बहुत अच्छे काम करने का प्रयास करती है। सत्ता सरकार में पार्टियां आती जाती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है,
इससे पहले कांग्रेस थी, उससे पहले बीजेपी थी, आज फिर बीजेपी आ गई। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता साथी, भाजपा के प्रवक्ता साथी, आम आदमी पार्टी से भी रंजीत सर बैठे, व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं मैं। इस मामले में वाकई में राजनीति नहीं होना चाहिए। नक्सलवाद एक गंभीर विषय है। नक्सलवाद सिर्फ बस्तर को नहीं, हमारे आने वाली नस्लों को खोखला कर रहा है। तो उसके लिए हमको राजनीति से परे हटकर नक्सलवाद के लिए सोचना पड़ेगा और बात रखना पड़ेगा। तो मैं इस पे बताना चाहूंगा, जवानों को क्या सुविधाएं दी जाती है सर? नक्सली भत्ता जो जवानों को दिया जाता है, आज 7वां वेतनमान पूरे देश में लागू है। सारे कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के हिसाब से वेतन मिल रहा है। नक्सली भत्ता आज भी छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों को 6वें वेतनमान के हिसाब से दिया जा रहा है। अब ये 8वां वेतनमान अगले साल लग जाएगा 2026 में। 1 साल का समय बचा है। 9 साल में आप लोगों ने 7वें वेतनमान का भत्ता नहीं दे पाए। दोनों पार्टी शासन की, मैं दोनों के ऊपर बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ। इसके बाद में जो जवानों को जो उनकी मूलभूत सुविधाएं होती है, पौष्टिक आहार भत्ता जो 1000 रुपए मैं खुद लिखवाया, अभी वर्तमान गृह मंत्री जी से निवेदन करके लिखवाया, उसको वर्तमान वित्त मंत्री जी ने, मतलब वित्त विभाग ने ये लिख के एक लाइन में लिख के खारिज कर दिया। जो 100 रुपए पौष्टिक आहार भत्ता मिलता है जवानों को, उसमें ये लिख दिया कि हम इससे सहमत नहीं है। क्यों असहमत है वो तो बता देते वित्त मंत्री महोदय। जवानों को 100 रुपए जो पौष्टिक आहार मिल रहा है, 100 रुपए में क्या खा लेगा वो? मतलब काजू किशमिश इतने सस्ते हो गए हैं देश में। इसके बाद में जवानों को अपनी जो ड्यूटी करनी होती है, अपने खुद के पैसे से वो ड्यूटी में जाते हैं। बाइक में जा रहे हैं, अपने साधन से जा रहे हैं। बाहर ड्यूटी में जाते हैं तो चलिए ठीक है, बस का या ट्रेन का वारंट दे देते हैं। बाकी वहां होटल में जाके खाना रुकना सब जवानों को अपने पैसे से करना है बाहर ड्यूटी में जाने से। अगर नक्सली मुठभेड़ में सर्चिंग में जाते हैं जो जवान, और जो अंदर अंदर सर्चिंग में जाते हैं, उन जवानों की स्थितियां तो और भी बदतर होती हैं। वो बेचारे जो सामान लेके गए, उनके लिए शासन की तरफ से काजू किशमिश चुहारा बादाम ये सब का बिल फटता है। मैंने देखा है, मेरे पास उसके भी जानकारी है। लेकिन उनको दिया जाता है मुर्रा, चना, कभी मैगी, कभी पार्ले जी। तो ये सारी चीजें सुविधाएं जो जवानों को नहीं दी जा रही हैं, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इनका वेतन भत्ता कौन बढ़ाएगा? ठीक है, आप तो बहुत अच्छे से बोलते हैं कि हमने नक्सलियों का खात्मा करने के लिए ये किया वो किया। जवान पूरे 24 घंटे दिन रात लगे हुए हैं। अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे यादव भैया? जवानों का वेतन बढ़ाने के लिए मैं पिछले 1 साल से विजय शर्मा जी से, जो वर्तमान गृह मंत्री है, उनसे निवेदन कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, और लेकिन आश्वासन बिल्कुल मिल रहा है। नक्सली मोर्चे पे फ्रंट लाइन में लड़ते हैं सहायक आरक्षक, और आजकल सहायक आरक्षकों को प्रमोट करके डीआरजी बना दिया गया। सर मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास, सभी से आऊंगा। बहुत गंभीर मुद्दा है सर, मैं जो बताना चाह रहा हूँ। उनको सहायक आरक्षकों को भूपेश बघेल की सरकार ने बोला था सहायक आरक्षक का पद खत्म करेंगे, और उनको डीआरजी में तो उनको डीएसएफ बना के प्रमोट किया गया। लेकिन उसमें भी अधिकारियों ने अपना एक क्राइटेरिया डाल दिया कि जिसकी 9 साल सर्विस हो जाएगी। भूपेश बघेल ने तो ऐसा नहीं बोला था मुख्यमंत्री रहते हुए, ना ही तो कांग्रेस की सरकार ने बोली, ना उस समय गृह मंत्री ने बोला। लेकिन अधिकारी अपनी मनमर्जी से जवानों का प्रमोशन रोक दिए वहां पे। अब जब पिछले 1 साल से मैं निवेदन कर रहा हूं कि इनका प्रमोशन कर दीजिए, इनका टाइमलाइन भी पूरा हो गया, तब भी भाजपा नहीं कर पा रही है। क्या दिक्कत आ रहा है? जो आपके फ्रंट लाइन वॉरियर है, आप उनको प्रमोशन नहीं दे पा रहे। कहाँ तकलीफ है? अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही है। डीएसएफ के जो जवान है उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही है। क्यों? ऐसा क्या कारण आ गया है कि भाजपा सरकार नहीं दे पा रही है? जी यादव भैया बताइए। देखिए, चर्चा में अभी बहुत सारे विषय हैं, मैं थोड़ा थोड़ा सभी बातों का उत्तर देना चाहता हूं। सबसे पहले जो इन्होंने जो बात कही कि जवानों के बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में, तो सुशासन की सरकार में मैं आपको बता दूं, बिलासपुर के सिरगिट्टी में जो है नमन जी द्वारा बैलिस्टिक फैब्रिक्स उत्पादन वाला जैकेट जो है तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वो बुलेट भी उस जैकेट को छेद नहीं पाएगा। इस प्रकार की गुणवत्ता युक्त जो है कॉस्ट्यूम तैयार की जा रही है सुशासन की सरकार में। जवानों के हित की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और जो कांग्रेस की प्रवक्ता साथी कह रही थी, मैं आपको बता दूं कि इनको याद दिलाना चाहता हूं कि सेना के जवान को लेकर के जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री होते थे राजीव गांधी जी, बोफोर्स घोटाला हमारे देश को याद है आज भी, कि कांग्रेस किस मुंह से जो है बात करती है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है।
मैं छत्तीसगढ़ पे ही आ रहा हूँ, पर मुझे उत्तर तो देना होगा। अभी मैं भारत के लेवल पे या विश्व लेवल पे बात मैं भारत के लेवल पे नहीं आ रहा हूँ, मैं बिलासपुर की सिरगिट्टी की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। भारत के मुद्दे पे हम आगे मैं बात बिलासपुर के सिरगिट्टी में जो प्लांट लगा है उसकी बात कर रहा हूँ वर्तमान दीवान जी, मैं उसी पे ही बात कर रहा हूँ जी। प्रश्न का उत्तर मैं सामने से देना होगा ना मुझे, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि ये जो कह रहे हैं कि अमित शाह जी आकर के राजनीति करके चले गए, मैं आपको बता देता हूं कि नक्सलवाद पे ये ताबूत पे आखिरी कील है और हमने डेडलाइन तय कर दी है, डेडलाइन तय कर दी है, संकल्पित है, प्रतिबद्ध है, नक्सलवाद का खात्मा करके ही मानेंगे। ये संकल्प के साथ सरकार काम कर रही है और हथियार छोड़ दे, सरेंडर कर दे, सरेंडर पॉलिसी छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी है नक्सलियों के लिए। ये भी बात जो है पूरी तरह से स्पष्ट है और जवानों के शहादत में छत्तीसगढ़ में 73% कमी आई है अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और 31 मार्च 2026 नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। मैं आपको पूरी विश्वास दिलाता हूं इस बात को लेकर के। मैं आपकी इस बात और जब नक्सलवाद समाप्त होगा, मैं आपको जी दीवान जी सवाल का जवाब ये नहीं मिल पाया कि जवानों के वेतन भत्तों में मुझे आप बोलने देंगे तब तो मैं जवाब दूंगा। आप वेतनमान का नहीं मिल पा रहा, एरियस कौन देगा? आज आपकी सरकार आ गई, हम देंगे और हमारी सरकार इस पे काम कर रही है। जवानों छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी, भारत देश के केंद्रीय गृह मंत्री जी मिलकर के इस पे काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर तो मैं निवेदन कर करके थक गया। कांग्रेस 11 महीने की पिछले 5 वर्षों में जो दीवान जी पिछले 5 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में रही भूपेश बघेल की। अभी सुशासन की सरकार के 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं, अभी 4 वर्ष शेष हैं। इन 4 वर्षों में आपकी मांग पूरी होगी, इस बात को मैं आश्वस्त करता हूं। और इस विषय में सामूहिक रूप से हम सब लगेंगे जी। पिछले 9 सालों का एरियस देंगे, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? जो उनका अधिकार है बिल्कुल मिलेगा और इस बात को पूरी क्षमता के साथ उठाया जाएगा हर फोरम में। पिछले 9 सालों का जवानों को 7वें वेतनमान के हिसाब से जवानों के हित में जो हो सकता है वो सारी बातों को हम पूरा करेंगे। जवानों के हित में किसी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, किसी भी प्रकार से। और जब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा होगा तो कश्मीर से ज्यादा पर्यटक जो है वो बस्तर आएंगे। मैं आपको बता देता हूं, बस्तर में उद्योग लगेंगे और तेंदुपत्ता खरीदी में भी वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ के अंदर में नक्सल पीड़ितों के लिए 15,000 अतिरिक्त आवास जो है वो बनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव जी की सरकार में 15,000 अतिरिक्त आवास बनाए जा रहे हैं। पॉजिटिव इकोसिस्टम की शुरुआत छत्तीसगढ़ में बस्तर में हो रही है। आपको बता देता हूं, बस्तर में अनेक संभावनाएं हैं और ओलंपिक में यहाँ के बच्चे गोल्ड मेडल मिला रहे हैं। ये बस्तर में विकास हो रहा है, ये बस्तर आगे बढ़ रहा है सुशासन की सरकार में। और आजादी के आंदोलन में हजारों आदिवासियों ने, सेनानियों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी याद में बहुत सारे म्यूजियम तैयार किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, बस्तर में। उसकी परिकल्पना की जा रही है, उन चीजों के लिए राशि स्वीकृत हो रही है। तो ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ के अंदर हो रही हैं। कुछ कहना चाहूंगा इस विषय पे और आपको बताना चाहता हूं कि जो नक्सली नेता है, मैं अपनी अंतिम बात करूंगा, उसके बाद में साथी प्रवक्ता अपना विषय रखेंगे। जो नक्सली नेता हैं वो एसी में, एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं, स्टेटस में रहते हैं और बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन करके जीते हैं। परंतु जो नीचे नक्सली छत्तीसगढ़ में काम करते हैं उनके लिए उनका जीवन जो है दंश भरा होता है। और उससे आज नक्सली भी समझने लगे हैं और बस्तर की जनता भी समझने लगी है। और छत्तीसगढ़ में समर्पण जो है लगातार हो रहा है। और हमारे अमित शाह जी ने जो समर्पित नक्सली हैं उनसे सीधे मुलाकात की है बस्तर में आकर के, और उसके बाद में बस्तर की जनता से मुलाकात की है और उनकी समस्याओं को सुना है। और सीधे अगर किसी भी आम जनता को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आती है तो हमारे सेना के जवानों के कैंप में वो सीधे जाकर के संपर्क कर सकते हैं और सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और लगातार स्कूलों में वृद्धि हो रही है, विद्यालयों में वृद्धि हो रही है, अस्पतालों में वृद्धि हो रही है। तो लगातार जो है नक्सलियों के मंसूबे जो है पस्त हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। उज्जवल दीवान जी, यादव जी, मैं आपसे एक देखिए, मैंने कहा था शुरुआत में कि इस विषय पे राजनीति ना हो तो बेहतर है, और नहीं हो रही है। बहुत अच्छी बात है कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी भाषा है वो बिल्कुल राजनीति की ओर खींच कर ले जाती है। आप बार बार एक बात को रिपीट करके लाते हैं कि 1 साल से सुशासन की सरकार है, 1 साल से सुशासन की सरकार है।
मुझे इसमें समझ में कौन सी नहीं आता राजनीति कि है? ये तो है नहीं, जो मैं समझाते बात हैं। सुन लीजिए यादव जी, बात नहीं सुनेंगे मजा नहीं आता, क्या है ना कि बात दूसरों की भी सुने। तो ये जो इसके पहले जब 15 साल आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, तब क्या सुशासन नहीं था? मेरा ये आपसे सवाल है, जिन जवानों के सुविधाओं को लेकर बात हो रही है कि उनके रहने के लिए व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, जहां पे काजू किशमिश बादाम का बिल कट रहा है, उनको चना मुर्रा पकड़ाया जा रहा है, आप ये बात सोच के देखिए, 6वां वेतनमान आयोग कब का, 6th पे कमीशन के बाद में अभी तक इनका 9th पे कमीशन आने वाला है। ये सारे 9 साल के पेंडिंग्स हैं, इनको कौन पे करेगा? 9 साल के पेंडिंग है, यानी कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी यहां पर थी, तो आपने उस समय क्यों नहीं पूरा किया? रही बात कि आप हर विषय पे आप लोग राजनीति करते, जवानों के साथ राजनीति, जवानों के साथ बिल्कुल राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी। उनकी जो व्यवस्था को लेकर गंभीरता से इस चैनल ने उठाया है मुद्दे को, उनके रहने की जगह, उनके शौचालय की जगह आपने देखी है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि बस्तर में कौन कौन सा क्षेत्र नक्सल प्रभावित है, पहले आप ये बताइए। 24 घंटे बिता देने से सर वो वीडियो एक बार प्ले करेंगे। बस्तर में कौन कौन सा क्षेत्र नक्सल प्रभावित है? संजीत विश्वकर्मा जी, पहले उन क्षेत्रों के नाम बताइए आप। जी, वीडियो एक बार प्ले कीजिएगा, जो वीडियो है। अगर वीडियो आप लोगों तक तो मैंने भेज ही दिया था। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जी वहां पर जगदलपुर में आए, बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन वो जवान जो डीआरजी के जवान हैं, जो फ्रंटलाइन लड़ाई लड़ते हैं जगदलपुर जो कि हार्ट है बस्तर का, मुख्यालय है बस्तर का, वहां पर जवानों के टॉयलेट्स आपने देखे, जो वीडियो आपको मैंने प्रोवाइड कराए हैं और ये कुछ देर पहले स्क्रीन में चला है। सर ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि ये आज की स्थिति नहीं है, ये पिछले 4 साल की स्थिति है। मैं पिछले 4 साल से उस जगह पे जाता हूँ जगदलपुर में, और मैं वहां पर देखता हूँ, घोड़ा पैगा उस जगह का नाम है, घोड़ा पैगा। वहां पर वीआईपी सुरक्षा के सारे जवान रहते हैं, डीआरजी के जवान जो फ्रंटलाइन लड़ाई लड़ते हैं उसके सारे जवान रहते हैं, वायरलेस के ऑपरेटर वहीं रहते हैं, सारे जवान मतलब वहां पे रहते हैं। और उस जगह पे सुविधाओं की कमी है, 2 टॉयलेट साफ सुथरे भी नहीं है, और 150 जवान वहां पे रहते हैं। मैं दीवान जी, मैं इसी विषय पर मैं आ रहा था, मैं इसको जवानों दे रहा हूं आपसे, जवानों की सुविधाओं को लेकर क्यों कोई सरकारें गंभीर नहीं है? आप 15 साल, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही सरकार में नक्सलियों को लेकर के बहुत सारा काम हुआ देश में, काम करने के लिए छत्तीसगढ़ में भी काम हुआ है। नहीं है काम करने की। आप लोगों ने जवानों के बोलने से नहीं होगा। आप ये नहीं बता पा रहे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से बस्तर में? आप कभी गए बस्तर? कभी आपने उनके जवान को देखा है? संजीत जी, आप कभी जाकर के बस्तर में देखिए कि क्या स्थिति है। जवानों के शहादत ये बताइए, नक्सली किस विचारधारा को लेके काम करते हैं? संजीत जी, मैं आपसे आग्रहपूर्वक पूछता हूँ, नक्सली किस विचारधारा को लेके काम करते हैं? बस्तर में कहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसका उत्तर दीजिए पहले। बोलो, काम नहीं करना आप लोगों को कर रहे हैं, तभी आपको दर्द हो रहा है। हम काम कर रहे हैं तभी आपको दर्द हो रहा है। काम करते तो हमको बोलने की जरूरत क्या है? मीडिया आपका प्रमाण है। 15 साल कौन सा आपका शासन था वहां पे? 15 साल में नक्सलियों के लिए रमन सरकार में बहुत सारे काम हुए हैं। कौन से काम हुए? नाम बता दो। 42,000 करोड़ रुपए खर्च लगा आगे बढ़ाए तो 15 साल में बस्तर की अधोसंरचना तैयार हुई है, सड़कें, नालियां, स्कूल सब बने, रोड पुलिया, नालियां सब बनी 15 साल की सरकार में। अपनी जानकारी गूगल में, इंटरनेट में सर्च करके देख लीजिए। पहले जवानों की बात आ रही है, बहुत अच्छी नीतियां लेके आई है सरकारें, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, मैं दोनों की बात करता हूं। दोनों ने बहुत अच्छी नीतियां लाई, सरेंडर पॉलिसी बहुत अच्छे लाए। अब नक्सली सरेंडर करके सीधे सिपाही बन जा रहे हैं, लेकिन जो आदमी पिछले 15 साल 20 साल से पुलिस विभाग में सेवा दे रहा है, वो आज भी गोपनीय सैनिक और डीएसएफ बन के और सहायक आरक्षक बन के अपनी जिंदगी काट रहा है। जो नक्सली कल जवानों के परिवार के साथ हिंसा कर रहे थे, आज वो सिपाही बन के वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं और प्रमोशन पे प्रमोशन ले रहे हैं। लेकिन जिन जवानों के परिजन वहां पे अनुकंपा नियुक्ति वगैरह में ड्यूटी कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीतती होगी, इसको कोई नहीं समझ पा रहा है। गंभीर मुद्दे सर यहाँ पे आते हैं। आप उनको नक्सली सरेंडर करवा रहे हैं, वहां तक ठीक है, उनको दूसरे विभागों पे नौकरी दे दीजिए, राजस्व में दे दीजिए, कलेक्ट्रेट में दे दीजिए, और कहीं पर दे दीजिए। आप पुलिस विभाग में उसको नौकरी दे रहे हैं, क्या पता वो पलट के कल हमारे ऊपर हमला कर दे। देखिए, दोनों पार्टी थी। दीवान जी, मैं आपकी बात से मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि आपको इस विषय पे बड़ी गंभीरता से आपने चिंतन किया है।
आपको ये बात है कि बार बार नक्सल समस्या के ऊपर बात नहीं हो रही है। अभी बात अगर हो रही है तो यहाँ पे जवानों की सुविधा को लेकर बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं बुलेट प्रूफ जैकेट की, हम बात कर रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था की, हम बात कर रहे हैं उनके जिस जगह पे वो शौचालय उपयोग करते हैं उस जगह की। तो हम अगर जवानों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो विषय से भटकाकर नक्सली खत्म कर देंगे। अरे नक्सली खत्म तो तभी करोगे, वहां पे क्या अमित शाह जी गन लेके खड़े होंगे वहां पे सीमा पर? संजीत विश्वकर्मा जी, अमित शाह जी आप जंगल में क्या जाएंगे कहना और चाहते नक्सलियों हैं? से मुठभेड़ करने? आप पहले जो स्पष्ट करिए, आप बोलना क्या चाहते हैं? बोलना मैं ये चाहता हूं कि जवानों की सुविधा को लेकर भाई, ऐसा राजनीति, बनाना आप चाहते हो। राजनीतिक पार्टी मेरा के ही ना सवाल प्रवक्ता एकदम हैं। स्पष्ट था। और अब तो यादव जी हैं साथ में। मेरा स्पष्ट सवाल है कि जो 100 रुपए पौष्टिक आहार भत्ता छत्तीसगढ़ के जवानों को दिया जाता है, उसको बढ़ाने के लिए गृह विभाग से 1000 रुपए करने की अनुमति मांगी गई थी, अनुमोदन किया गया था, लेकिन वित्त विभाग ने मना कर दिया। ऐसा क्यों सर? जवानों के जब भी हित की बात आती है, जब भी उनके वेतन, मेरी बात तो सुनिए, थोड़ा सा। इससे पहले कांग्रेस की सरकार जब थी, हमने खुद मेहनत करके 65 करंट विधायकों से, जिनमें 3 मंत्री शामिल थे पिछली कांग्रेस सरकार के, उनसे जवानों का जो सिपाही है उनका 2800 रुपए ग्रेड पे करने के लिए लिखवाया, जिसमें माननीय रमन सिंह जी ने भी लिखा था, माननीय अजय चंद्राकर जी ने भी लिखा था, ब्रिजमोहन भी लिखे थे, सारे मतलब भाजपा के जितने विधायक थे उन्होंने तो लिखा ही लिखा था, प्लस कांग्रेस के विधायकों ने भी लिखा था और मंत्रियों ने भी लिखा। लेकिन वो 2800 रुपए ग्रेड पे करने के लिए कमेटी बनाई गई, आज तक के वो पूरा नहीं हो पाया। जवानों को जब भी हक का बात आता है तो सब पीछे भागने लगते हैं। आज 1000 रुपए देने की बात आई जवानों को, तो फिर उसमें एक लाइन में लिख के ये मना कर दिया जाता है कि हम इससे सहमत नहीं है। तो सर, जवानों को जब उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी, यही बगल का राज्य है उड़ीसा, उड़ीसा के राज्य ने अपने जवानों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी कर दी परसों, वहां के सीएम ने घोषणा कर दी। वहां पे भी अब कांग्रेस और उनकी सरकार नहीं रह गई, अब तो बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार उड़ीसा में आ चुकी है और बीजेपी के मुख्यमंत्री, मैं आपके बातों का उत्तर दे देता हूं। आपने जो बोला, मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सीरियस हो जाए और पिछले 1 साल से जो मैंने आवेदन निवेदन किए जवानों के लिए, कम से कम उस पर सीरियस होकर काम कर जाए, तो जवानों का मनोबल उससे बहुत ज्यादा ऊपर हो। चलिए, आपकी भावना बहुत अच्छी है उज्जवल जी। जी उज्जवल जी, आपकी भावना बहुत अच्छी जवानों के लेकर के। मैं आपको बता देता हूं कि 2800 ग्रेड पे और 1000 देने की जो बात आपने कही है, 2025 वित्तीय वर्ष के बजट में उसका प्रावधान रहेगा और इस बात को लेकर के हम सब लोग भिड़ेंगे और भिड़ करके वित्तीय वर्ष 2025 के बजट में स्वीकृति मिलेगी और आपका जो मंशा है जवानों के हित में वो पूरा होकर के रहेगा। इसमें कोई संदेह मत रखिए किसी भी प्रकार से। उज्जवल दीवान जी, मैं आश्वस्त करता हूँ आज डिबेट में आपको। और सर, नक्सली भत्ता का भी, नक्सली भत्ता जो 6वें वेतनमान जो आपने कही वो सारी बातें मैंने आपको कह दी ना, वो सारी बातें। जी उज्जवल दीवान जी, आपकी मंशा जो है बहुत अच्छी है और जवानों के हर प्रकार के हित की रक्षा करना हम सबका नैतिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, किसी प्रकार से कोई राजनीति नहीं। और भैया, जवान सुरक्षित रहेंगे, जवान के साथ में जवानों के हित में हर अच्छा काम होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का बस्तर और बस्तर के साथ में पूरा छत्तीसगढ़ सुरक्षित रहेगा। मैं फिर से अपने साथी प्रवक्ता संजीत विश्वकर्मा जी की कुछ बातों का उत्तर दे देता हूं। उन्होंने मुझे पूछा कि आप राजनीति कर रहे हैं। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं भैया, मैं सीधे अपने पार्टी का पक्ष रख रहा हूं और मुझे आपको पक्ष रखने में मेरे अगर आपको दर्द होता है तो आपकी परेशानी, मेरी कोई परेशानी नहीं है। नक्सल समस्या को लेकर के हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी जब छत्तीसगढ़ आए हैं, आप मुझे बोलने दीजिए। जब मैं बोलता हूँ तो आपको दर्द होता है, आप जब बोलते हैं तो मैं चुपचाप सुन रहा था आपकी बात को। मैंने आपको पूरा समय दिया, अब आप मुझे बोलने दीजिए। उज्जवल दीवान जी, आप डिबेट का सिस्टम थोड़ा सा ठीक कराइए, निवेदन है। किसी के मुंह में डाल देंगे क्या उठा के? मैं कोई बात किसी के मुंह में नहीं डाल रहा हूं, मैं आपकी बातों का उत्तर दे रहा हूं। आप उत्तर भी नहीं सुनना चाहते, प्रश्न करके आप फिर बोलते रहते हैं। प्रश्न भी किया आपने, फिर बोलते रहते हैं। मैं उत्तर देता हूं तो आप सुनते नहीं है। नहीं है, लोकतंत्र में सबकी बात को सुनना जानना है। आप पहले प्रश्न किए तो उत्तर तो सुनिए। मुद्दे पे आप सुन लीजिए। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। संजीत विश्वकर्मा जी, जी जी केशव पंडित जी, आपका नमस्कार, आपका अभिवादन करता हूँ। जी संजीत विश्वकर्मा जी ने जो बातें कही हैं, नहीं, संजय जी को भी सुनना है। और यादव साहब को। सर,
समय शॉर्टेज है, बिल्कुल अब जल्दी एंडिंग करेंगे। यादव साहब आप जवाब दीजिए और फिर संजीत जी से फिर बिल्कुल हम प्रोग्राम खत्म करेंगे जी। संजीत जी ने जो पूर्ववर्ती 15 सरकार रमन सरकार के जो कार्यकाल पर आरोप लगाया कि आप लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया, मैं उन बातों का उत्तर देता हूं कि चरण पादुका योजना को लेकर के उस समय हमारे भारत देश के केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी होते थे और उस समय में बहुत सारी नीतियां और योजनाएं बनी और समुचित अर्थव्यवस्था से लेकर के अधोसंरचना से लेकर के बस्तर के विकास को लेकर के आप 15 साल पहले बस्तर जाते थे जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन नहीं हुआ था और अब जाते हैं, दोनों में अंतर आपको साफ दिखता है। जनता भी इस बात को महसूस करती है। सड़कें बनी हैं, नालियां पुल बने हैं, स्कूल कॉलेज बने हैं, अस्पताल बने हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है सुरक्षा की दृष्टि से जवानों की तैनाती हुई है और बहुत सारे कैंप बने हैं और नक्सलियों का संहार हुआ है, उन 15 वर्षों में ही हुआ है। अगर आपको मेरी बातें अगर गलत लगती हैं तो आप गूगल में देख सकते हैं, किसी से कोई बात छुपी नहीं, जनता सब देखती है। जनता जो है गूगल पे सर्च करके, आज का युवा जवान के हाथ में मोबाइल है, सब जानते हैं। आप कह देंगे कुछ नहीं हुआ तो उससे हो नहीं जाएगा। संजीत विश्वकर्मा जी, जो हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत काम हुआ है छत्तीसगढ़ में 15 सालों में। और वर्तमान में भी 1 साल की सरकार की जो आप बात कह रहे थे, विष्णुदेव जी की 1 साल की सरकार की जो आप बात कह रहे थे, इन 1 वर्षों में बहुत सारे काम छत्तीसगढ़ में हुए और नक्सल ऑपरेशन पर काम हुआ है। हमारे गृह मंत्री जी 3 बार बस्तर का दौरा किए, 48 घंटा उन्होंने बिताया है। क्या देश के इतिहास में पहले किसी गृह मंत्री ने ऐसा किया? जैसे नक्सली कमांडर हिडम्बा जैसे जिसका आतंक फैला हुआ है, वहां जाकर के उनके मांद में बैठ करके चौपाल लगा करके ग्रामीणों से मिल रहे हैं, सीधे बात कर रहे हैं और सीधा सेना के जवानों को कह रहे हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। देश का गृह मंत्री सेना के जवानों के साथ आज खड़ा है छत्तीसगढ़ के। कितनी बड़ी बात है ये देश के लिए। सोचिए आप, देश हित में बात करना चाहिए, राजनीति दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित में और देश हित में। और वहां पर जो लोग आज जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं बस्तर में, जिनके जिसके शरीर में कपड़ा नहीं है, वो आदिवासी समाज, वो जो गोड़ समाज, वो क्या झेल रहा है आपको। कभी आप बस्तर जाके देखिए। मैंने आपसे पूछा कि कौन कौन सा क्षेत्र बस्तर में नक्सल प्रभावित है, आप बता नहीं पाए अभी तक। कौन और नक्सली क्यों बनते हैं लोग, कौन से विचारधारा को फॉलो करते हैं, आपका अध्ययन है, आप बताइए। उसके बाद आप बात करिए नक्सलवाद पर, उसके बाद आप बात करिए बस्तर पर, उसके बाद आप बात करिए। आप केवल आरोप लगाइए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है भैया। जनता सब समझती है, जनता सब देख रही है। संजीत विश्वकर्मा जी, सही बात की, जहाँ मांगती है जनता देख रही है, जनता देख रही है। बताइए ना कौन, आप बताइए कौन कौन सा क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। मैं आपको बताता हूँ, सुकमा, दंतेवाड़ा, ये सारे क्षेत्र प्रभावित है। संजीत विश्वकर्मा जी से जवाब ले लेते हैं, वो बताएंगे। विश्वकर्मा जी जवाब तो नहीं ले सकते ना, ये बड़ी परेशानी तो यही है। आज वो भी बताएंगे। चलिए आप बताइए कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित है, नक्सली कौन से विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं, बताइए। कितने नक्सलियों का संहार हुआ है, आप बताइए। आम आदमी पार्टी क्या काम कर रही है नक्सलवाद को लेकर के? उनको बोलने दीजिए, यादव जी उनको बोलने दीजिए। आप आपका पार्टी का क्या स्टैंड है नक्सलवाद को लेकर के, इसका उत्तर दीजिए आप मुझे। बोलेंगे आप मेरी बात सुनिए विश्वकर्मा जी, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है नक्सलवाद को लेकर के? केजरीवाल जी आपके नेता का क्या स्टैंड है, आप मुझे उत्तर दीजिए। आप हाँ दीवान जी पहले तो इनको चुप करा लीजिए, या तो आप अगली बार से इनको बुला लिया करिए डिबेट में आकर अकेले। विश्वकर्मा जी करनी है नहीं, सिर्फ झूठ परोसना है जनता के सामने। जिस गूगल की बात इन्होंने कही है वही जनता, वही युवा पीढ़ी उस गूगल में सर्च कर देख रही है कि क्या हालत है बस्तर की। उसी बस्तर क्षेत्र में आप स्कूल के छात्रावासों की व्यवस्था देख लीजिए। आप बार-बार एक ही बात बोलते हैं। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है नक्सलवाद के लिए? आप चुप रहिए, पहले मैं बोल रहा हूं। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप घुमाए मत करिए बात को। बात तो रखने दीजिए, विश्वकर्मा जी को बात रखने दीजिए। जी, अगर आपने यादव जी इस तरह का आप डिबेट करना चाहते हैं तो दोबारा से भैया आपसे निवेदन है, हम आपसे इस तरह से बात नहीं करेंगे। सत्ता में बैठे हैं, आपको जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल बताइए, आप अपनी बात रखिए। जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यह चूंकि डिबेट जो स्टार्ट हुआ था जवानों की सुविधाओं को लेकर, हम पहुंच गए नक्सलियों तक, तो गृह मंत्री जी 24 घंटे, 48 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे बैठ गए तो फ्री में नहीं बैठे। उनके पीछे भी जवानों का सुरक्षा घेरा रखा गया। और जिन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात करते हैं आप कभी यहां से उठ के गए भी हैं वहां देखने? चलिए गए कि नहीं गए, मैं आपको बताता हूं। नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र ओरछा में मैं अभी ठीक 1 हफ्ते पहले होकर आया हूं। मैं
आप मुझसे बताएंगे कि कहाँ नक्सल प्रभावित है, कहाँ नक्सल नारायणपुर से ओरछा कितना किलोमीटर है आप बताइए। आम आदमी पार्टी में मैं नारायणपुर से बाद में ओरछा हूँ। कितना किलोमीटर है बताइए पहले। आप गए ना, बात सुनिए अभी, आप कुछ भी बात बोलने सुनिए से नहीं अभी। होता है। ये जीके आप सुनेंगे ही नहीं बात अभी। आपको मैं पहले आप बता देना दोनों चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ आम के आदमी हैं। पार्टी में मैं बाद में आया। इससे पहले मैंने सेना में नौकरी की है। सेना के जवानों का दर्द मैं समझता हूँ। जो आप बात कर रहे हैं, जिस पर राजनीति कर रहे हैं आप, ये कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने सीधे सीधे बात किया कि जवानों की सुविधाओं को लेकर आपकी सरकार क्या कर रही। आप सीधे हमारी सुशासन बोलने से सुशासन होगा क्या? उसी गूगल पर यहाँ की जनता सर्च कर लेगी कि आपने कितने सुशासन का कार्य किया है। आपका कानून व्यवस्था देख रहे हैं पिछले 1 साल से हम। गृह मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में लगातार हत्याएं हुई अभी पिछले महीने। आप लोगों का इसमें कोई स्टैंड ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं। सर तो आप सीधे सीधे आप आ जाते हैं जवानों के मुद्दे से, आप पहुंच जाते हैं कहीं पे बफोर्स घोटाला। आप तो बोलिए ना, अरे आपको नहीं पता, जलेबी क्यों बना रहे हैं? जलेबी बनाना बंद करने विषय पे बात करिए। आप सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, आपको जवाब तो देना पड़ेगा, है ना? नहीं जलेबी बनाना बंद करने विषय पे बात करिए संजीत जी। जी बिल्कुल, जवानों के मुद्दे पे ही बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं जवानों की मारी जा रही हैं। जो अधिकार जवानों को मिलने चाहिए वो अधिकार नक्सलियों को दे दिए जा रहे हैं। जी मैं यही कहना चाह रहा था कि जवानों के खान पान को लेकर 100 रुपए का उनको भत्ता। शर्म आनी चाहिए भैया, जिनकी सुरक्षा पे हम जिंदा है, हम उनके ऊपर 100 रुपए 1000 रुपए पे लेकर चर्चा करें। अरे यहाँ की सरकारों की नीयत क्या है, इससे समझ में आती है भाई। उस जवान को ऐसे शौचालय का उपयोग करना पड़ रहा है, इतनी बुरी स्थिति। आप लोग ये बताइए, जिनकी सुरक्षा में हम लोग जीवित है, हम उनको नहीं ये सुविधा दे पा रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था है ये? इसके ऊपर जबरन कर राजनीति कर रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री 24 घंटे रहे, 48 घंटे रहे। कौन सा एहसान कर दिया उन्होंने? फ्री में रहे क्या? उनके आने के बाद में कम से कम 5000 जवानों का घेरा बनाया गया होगा वहां पे, तब जाके वो कहीं पे खुले में वो भाषण दे पा रहे थे। ये इस तरह की बातें जनता बहुत अच्छे से समझ रही। जिस गूगल की आपने बात की है, उसी गूगल पे यहाँ की जनता सर्च करेगी कि जो बीजेपी की सरकार है, कितना बेहतर तरीके से यहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को उन्होंने सुधारने का कोशिश किया। अभी तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी जो जगदलपुर से जुड़े हुए थे, 15 साल 20 साल किसी की भी सत्ता रही हो, हमको उससे मतलब नहीं। आपने जो हमारे बॉर्डर फेंस है, जहां पे नक्सली भाग जाते हैं कोई आतंक करके, उसके लिए क्या व्यवस्था हुई? किसी ने इस पर चर्चा नहीं की। जवानों के लिए क्या व्यवस्था, इस पर कोई चर्चा नहीं। सीधे सीधे कि भाई हमारा ये सुशासन, आम आदमी पार्टी का बिल्कुल स्टैंड है। आम आदमी पार्टी में बात सुन लीजिए, अब आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है ये भी सुनिए आप। आम आदमी पार्टी ने जिस दिन आपके बस्तर में गृह मंत्री पहुंचे हुए थे, उसी दिन आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर वहां पर ज्ञापन सौंपने पहुंची हुई थी गृह मंत्री को। गृह मंत्री जी ने उनके पास तक पहुंचने नहीं दिया गया, उन्हें पहले ही उनके गिरफ्तार करके वहां से हटा दिया गया। पूरे प्रदेश को ये बात पता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने कानून व्यवस्था को लेकर, जवानों की सुरक्षा को लेकर वहां पे अपनी बात रखी। इसलिए नकारती है क्योंकि आप लोग केवल राजनीति करते हैं। हमारे पास जनता नकारती है, कितनी नकारती है ये बात छोड़ दीजिए। आप जो सत्ता में बैठे हुए बात क्या करते हैं वो जवानों के ऊपर भी बात आप नहीं कर रहे, नक्सलियों पे भी आप बात नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए कुर्सी। हम तो हमारे सीएम को देखिए, केजरीवाल जी को कुर्सी में लात मार दिया उन्होंने। क्या बात करेंगे आप लोग? जवानों की बात, यहाँ पे तारीफ करने बैठे हुए हैं। जिन जवानों की सुरक्षा की वजह से वो गाँव में जाके चर्चा कर रहे हैं, उन जवानों के शहादत का प्रतिशत बता रहे हैं आपके 73%। इस तरह के बयान देने पे आप कितने जवानों से जाकर बस्तर में मिले हैं? जवानों की आप बात कह रहे हैं। आप मुझे मत बताइए कि कितने जवानों तो मैंने उस जगह पर ड्यूटी किया, आप मुझे मत बताइए आप, ठीक है यादव जी? आप मुझे मत बताइए। कमिटमेंट चाहिए आपसे मेरे को, अभी वर्तमान में चाहिए। जी जी। जो जगदलपुर का बाथरूम आपने देखा, जवानों का टॉयलेट रूम देखा आपने, तो आप जगदलपुर एसपी और जगदलपुर आईजी दोनों का कार्यालय आधा से 1 किलोमीटर के अंदर में ही है उस जगह से, और पुलिस लाइन के जस्ट पीछे है वो जगह। उसके बाद भी वहां पे वो अव्यवस्था है पिछले 4-5 सालों से। उसको आप सुधरवाने के लिए एसपी जगदलपुर, आईजी जगदलपुर से कोई पहल करेंगे कल तक के? बस ये विषय अभी हमारे संज्ञान में आपके एटीवी न्यूज के नाम है, डीआरजी जवान वहां रहते हैं। जी ठीक है उज्जवल दीवान जी, ये विषय एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से अभी जानकारी में आई है, वीडियो के माध्यम से जानकारी में आई है। इस विषय पे मैं त्वरित संज्ञान लेते हुए इस पे तुरंत सुधार के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर के, तो तत्काल रूप से हम इस पे काम करेंगे और बिल्कुल सुविधाएं जो है सुधार ली जाएंगी, इसका मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। इसमें किसी भी प्रकार से कोई संदेह मत रखिए, पहली बात। दूसरी बात ये है
कि जो साथी प्रवक्ता संजीत विश्वकर्मा जी बहुत भाव विभोर हो गए थे बातचीत चर्चा के दौरान, तो मैं आपको बता दूं संजीत विश्वकर्मा जी कि निश्चित रूप से जवानों के हित की रक्षा, जवानों की सुरक्षा और जवानों की पीड़ा, इस बात को लेकर के हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पूरी तरह से सरकार काम कर रही है। जवान निश्चित रहे हैं रहिए तो उस बात जवानों को का लेकर दर्द के भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या होता है जब